नमस्कार दोस्तों। जैसा कि हमने पीछे वाली वीडियो में बताया था कि मैं आज से राजव्यवस्था की क्लास स्टार्ट करूंगा, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड इंडियन पॉलिटी। प्रीलिम्स के एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए, जो कि 26 मई 2024 को होना है, तो मैं कोशिश करूंगा तब तक मैं पॉलिटी, हिस्ट्री और ज्योग्राफी पे जितना मैंने पढ़ा है, जितना मुझे अनुभव रहा है यूपीएससी की प्रिपरेशन के दौरान, वो सारा अनुभव मैं यूट्यूब के माध्यम से आप सब तक पहुंचा दूं। ठीक है, तो इंडियन पॉलिटी, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि इंडियन पॉलिटी या भारतीय संविधान में या भारतीय राज्यव्यवस्था में जो यूपीएससी का सिलेबस है, उसमें जो सबसे पहला टॉपिक है वो भारत का संवैधानिक विकास है। अब भारत के संवैधानिक विकास के अंतर्गत हमको क्या पढ़ना है? प्रश्न ये है। अलग ही मैंने ऐसा देखा है कि पॉलिटी वाले टीचर इसको जो है छोड़ देते हैं, वो पढ़ाते नहीं है। हमें किताब से ही ये टॉपिक पढ़ना पड़ता है, पूछा भी नहीं जाता है। दूसरी बात है, हिस्ट्री में इसको पढ़ा दिया जाता है। जब हम मॉडर्न इंडिया पढ़ते हैं ना, तो मॉडर्न इंडिया में हमको ये भारत का संवैधानिक विकास है, वो मॉडर्न इंडिया के या हिस्ट्री के जो टीचर रहते हैं वो उस समय इसको हमको कंप्लीट करा देते हैं। इंडियन पॉलिटी की बुक में अलग से दे रखा है, इंडियन पॉलिटी का ही पार्ट है, लेकिन इसको हिस्ट्री में भी पढ़ाया जाता है। ठीक है, तो कह सकता हूँ कि दोनों में ये हमें देखने को मिलता है। अब संवैधानिक विकास का बारे में हम बात करेंगे कि संवैधानिक विकास के अंतर्गत हमको क्या क्या पढ़ना है। तो भारत का जो संवैधानिक विकास है, हमें उसमें पढ़ना है जो भारत में स्वतंत्रता से पहले ब्रिटिश का शासन था। तो ब्रिटिश के जो शासन के अंतर्गत समय समय पर राजनीतिक सुधार किए जाते थे, वो कुछ एक्ट और अधिनियम के माध्यम से किए जाते थे। उन एक्ट और अधिनियमों ने ही हमारे संविधान की जो पृष्ठभूमि थी, जो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि थी, वो उन्होंने बनाकर तैयार की थी। तो उसी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को हम इसमें पढ़ेंगे। वो कौन कौन से एक्ट थे, उन एक्टों का क्या क्या हमारे संविधान पर प्रभाव पड़ा, कैसे कैसे संवैधानिक विकास जो है वो हमारे संविधान का हुआ है, हमारे संविधान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि कैसे रही है, इन सब के बारे में हम आज जानेंगे। तो एक लेक्चर में तो ये कंप्लीट नहीं होगा। मेरा जहाँ तक प्रयास है, मैं हिस्ट्री वाला जो पार्ट है वो इसको छोड़ के बाकी जो पॉलिटी से रिलेटेड है उस सब के बारे में बताऊंगा। और दूसरी बात ये है कि मेंस में ऐसे क्वेश्चन नहीं बनता है, प्रीलिम्स में क्वेश्चन बनता है। और जितने भी किसी भी एक्ट के प्रावधान होंगे, मैं उस प्रावधानों को सबको नहीं बता सकता। सबको ना बता के मैं केवल उन्हीं को बताऊंगा जो इम्पोर्टेंट है। जैसे कि 1773 का एक्ट है। 1773 के एक्ट में जो महत्वपूर्ण प्रावधान है उसके बारे में, 1784 का कोई एक्ट है, 1784 के एक्ट में जो महत्वपूर्ण प्रावधान है उनके बारे में, 1792 का एक्ट है उसके महत्वपूर्ण प्रावधानों के बारे में। इसके अलावा 1813 का एक्ट है, 1833 का एक्ट है, 1853 का एक्ट है, 1858 का एक्ट है। ठीक है, इन सब के जो महत्वपूर्ण प्रावधान है जिनसे हमारा जो संविधान है उसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि बनती है, मैं उन सब पे बात करूँगा। जो हिस्ट्री से रिलेटेड है मैं उसको अभी अलग रखूँगा, उसके बारे में नहीं बताऊँगा। अगर मॉडर्न इंडिया मुझे मॉडर्न इंडिया पे लेक्चर देने का अवसर मिला तो मैं उसको मॉडर्न इंडिया में आपको बताऊंगा। संवैधानिक पृष्ठभूमि में मैं स्टार्ट करता हूं, क्योंकि ज़्यादा टाइम वेस्ट करना ठीक नहीं होगा। तो संवैधानिक पृष्ठभूमि में हम भारतीय संविधान की जो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है उसे दो पार्ट में बांट लेते हैं। एक होता है कंपनी के शासन के अधीन, एक होता है ब्रिटिश क्राउन के अधीन। अभी कंपनी के शासन के अधीन और ब्रिटिश क्राउन के अधीन इसका क्या चक्कर है? तो भाई आप सभी जानते होंगे 1599 में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। जब ईस्ट इंडिया कंपनी की 1599 में स्थापना हुई तो 1600 ईस्वी में जो ब्रिटेन की महारानी थी एलिजाबेथ प्रथम ने उसको एक चार्टर एक्ट पारित करके ईस्ट एशिया में या ईस्ट इंडीज़ में
व्यापार करने का एक अधिकार प्रदान कर दिया था। इसका मतलब क्या होता है, देखो 1600 ईस्वी में ब्रिटेन की जो सरकार थी, ब्रिटेन की जो महारानी थी, उसने एक एक्ट पारित किया और ईस्ट इंडिया कंपनी को कहा कि आप ईस्ट में जाकर व्यापार करें। इसका अर्थ ये होता है कि ईस्ट में व्यापार करने का जो एक अधिकार है वो केवल ईस्ट इंडिया कंपनी के पास था, किसी और ब्रिटेन की कंपनी के पास नहीं था। यानी कि ईस्ट में या पूर्व के साथ, एशिया के साथ जो व्यापार कर सकती थी वो केवल ईस्ट इंडिया कंपनी कर सकती थी ब्रिटेन की। अब इसका मतलब ये नहीं है कि फ्रांस की कोई कंपनी नहीं आ सकती थी, केवल ब्रिटेन की कोई और कंपनी एशिया के साथ व्यापार नहीं कर सकती थी। एशिया के साथ व्यापार करने का अधिकार, एकाधिकार केवल ईस्ट इंडिया कंपनी को मिला था। और इसके अलावा रसिया की, इटली की, पुर्तगाल की, फ्रांस की, ये सभी कंपनियां आ सकती थी। इन पर कोई प्रतिबंध नहीं था, केवल पाबंदी जो लगाई गई थी केवल ब्रिटेन की कंपनियों के ऊपर लगाई थी कि ब्रिटेन की कोई भी कंपनी पूर्व के साथ व्यापार नहीं करेगी। पूर्व के साथ व्यापार करने का एक अधिकार केवल ईस्ट इंडिया कंपनी का होगा। ये 1600 ईस्वी का चार्टर एक्ट जो है उसके माध्यम से सब प्रावधान किया गया था। उसके बाद कंपनी आएंगी, भाई पुर्तगाली कंपनी आएगी, उसके बाद डच आएंगे, उसके बाद ब्रिटिश आएंगे, उसके बाद फ्रांसीस आएंगे। ब्रिटिश सूरत में अपनी फैक्ट्री स्थापित करेंगे। हालांकि ब्रिटिश जो आए थे वो आए तो व्यापार करने के उद्देश्य से ही। ब्रिटिशों की कोई आरंभिक मंशा नहीं थी कि वो भारत पर विजय प्राप्त करें, लेकिन भारत में आने के बाद कुछ ऐसी सिचुएशन आ गई, ऐसी परिस्थिति पैदा हो गई कि उन्होंने भारत पर एकाधिकार स्थापित कर लिया, भारत पर शासन स्थापित कर लिया। वो परिस्थितियाँ क्या थी तो ये सब हम नहीं जाएंगे, थोड़ा हिस्ट्री में जाना पड़ेगा ये सब परिस्थितियाँ बताने के लिए। भाई उस समय मुगल सत्ता कमज़ोर पड़ रही थी, मराठे भी कमज़ोर पड़ गए थे, बंगाल में आपसी दरबार में गुटबंदी होने लगी थी, प्लासी का ये सब बहुत सारे रीज़न हैं जो उनके सामने परिस्थितियाँ पैदा हो गई, जिसकी वजह से वो भारत पर अपना शासन स्थापित कर सकी। अब मैं तुमको थोड़ा एक्टों के माध्यम से बताना चाहूँगा कि किस एक्ट में कौन कौन से प्रावधान थे, लेकिन उससे पहले थोड़ी सी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, थोड़ा हिस्ट्री की तरफ रुख कर लेते हैं। हिस्ट्री से लिंक करते हुए हम पॉलिटी की तरफ चले जाएंगे। और ये जो टॉपिक है ये पूरा हिस्ट्री पे ही आधारित है। पॉलिटी का टॉपिक है जरूर, लेकिन इसमें सारा जो बैकग्राउंड है वो हमारा पूरा हिस्ट्री का है, क्योंकि नाम ही क्या है इसका, संविधान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। तो जब ब्रिटिश कंपनी आई, ब्रिटिश कंपनी समय समय पर भारत में कुछ सुधार लाती थी, कुछ नियम, कुछ विनियम, कुछ अधिनियम जो है वो बनाती थी, जिनको हम एक्टों के माध्यम से पढ़ेंगे कौन कौन से वो नियम थे। जब अंग्रेज आए तो अंग्रेजों ने पहले भारत पर धीरे धीरे व्यापार करना शुरू किया। 1757 का आप प्लासी का युद्ध देखेंगे, प्लासी के युद्ध में बंगाल पर अप्रत्यक्ष नियंत्रण स्थापित कर लेंगे ब्रिटिश। उसके बाद 1765 में बक्सर का युद्ध होगा, बक्सर के युद्ध से वो प्रत्यक्ष नियंत्रण ले लेंगे, बंगाल की जो दीवानी है वो अपने हाथ में ले लेंगे। बंगाल की दीवानी हाथ में आने से भारत पर या बंगाल पर ईस्ट इंडिया कंपनी का जो शासन है वो स्थापित होता है 1765 में। जब बंगाल की दीवानी कंपनी को मिल गई तो कंपनी ने क्या काम करा, बंगाल की दीवानी से, जो दीवानी का मतलब होता है वहाँ से जो राजस्व वसूला जाता था, जो कह सकता हूँ जो कर प्राप्त होता था, कृषि भू राजस्व जो होता था, उसको कलेक्ट करने का जो राइट है वो मिल गया था ईस्ट इंडिया कंपनी को। जब कंपनी को राइट मिल गया तो कंपनी क्या करती थी, इससे पहले कंपनी ब्रिटेन से कीमती धातु लेकर आती थी, विशेषकर चांदी लेके आती थी, और जब चांदी लेकर आती थी उससे फिर भारत में व्यापार करती थी। चांदी लाती थी, यहाँ से कच्चा माल, कृषि उत्पाद ये सब खरीदती थी, फिर उसको ब्रिटेन भेजती थी, वहाँ जाकर बेच देती थी। उस समय ऐसा कोई मुद्रा नहीं था जिसको मतलब पूरे इंडिया में वैलिड हो, सोना चांदी को ही लोग जानते थे। अब साधारण लोग थे, किसानों को नहीं पता था कि ये रुपया होता है या कुछ होता है, ऐसा उस समय नहीं पता था। जिसके पास सोना चांदी होता था वो अपनी वस्तुएं ब्रिटिशों को बेचता था, ब्रिटिश उनको सोना चांदी देते थे, ब्रिटिश क्या फ्रांसीसी सभी देते थे, और वो अपनी वस्तुएं उनको बेच देते थे। सब सोना चांदी को ही जानते थे। तो वो कीमती धातु लाती थी, यहाँ से वस्तुएं खरीदती थी। तो हुआ क्या, ब्रिटेन और यूरोप का जो कीमती धातु है वो भारत में उसकी खपत जो है वो होने लगी, भारत में वो एकत्रित होने लगा। यूरोप से सारे सोना चांदी जो है भारत में आ रहा था। तो भारत की अर्थव्यवस्था उस समय बड़ा धन धान्य से भरी हुई थी। अब ब्रिटेन ने सोचा कि कोई ऐसा नियम, ऐसी तकनीक अपनाई जाए, ऐसी योजना बनाई जाए ताकि ये जो सोना चांदी आ रहा है, जो चांदी आ रही है ब्रिटेन से भारत में, ये रुक जाए
और हमारे पास यहाँ की वस्तु खरीदने के लिए यहीं से हम पैसा एकत्रित करें, यहीं की मुद्रा हमारे हाथ लग जाए। तो बंगाल में कुछ ऐसी सिचुएशन उस समय पैदा हुई। 1757 का प्लासी का युद्ध, 65 का बक्सर का युद्ध हुआ, और इन सब युद्ध होने की वजह से उन्हें ये अवसर प्रदान कर दिया और बंगाल की दीवानी मिल गई। दीवानी मिल गई तो उन राजस्व वसूल करने लगे, और उस राजस्व से जो पैसा आता था उससे वस्तुएं खरीदते थे, वस्तुएं खरीद के उन्हें यूरोप में बेचकर लाभ कमाते थे। अब उन्हें चांदी लाने की जरूरत नहीं पड़ी। यहीं से भारत पर ब्रिटिश शासन की जो नींव है वो रखी जाती है। अप्रत्यक्ष रूप से 1757 में रख गई थी, लेकिन डायरेक्टली या प्रत्यक्ष रूप से जो हमें दिखाई देती है वो 1765 में बक्सर के युद्ध के बाद जो इलाहाबाद की संधि हुई थी 1765 में, जब इलाहाबाद की संधि में मुगल बादशाह ने उनको दीवानी प्रदान कर दी थी ब्रिटिशों को, तब से ये शुरू होता है। इसके बाद आप देखेंगे द्वैध शासन लागू होता है। फिर धीरे धीरे बंगाल पर नियंत्रण करने के बाद मैसूर को हराते हैं। मैसूर के हैदर अली 1767 से 1769 तक आंग्ल मैसूर, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध होता है। लेकिन होता क्या है, इसमें मुंह की खानी पड़ती है ब्रिटिशों को। हैदर अली ने इनको पराजित कर दिया था, मराठों को और हैदराबाद के निज़ामों को अपने साथ मिलाकर। फिर 1780 में सेकंड आंग्ल मैसूर युद्ध होता है। फिर सेकंड आंग्ल मैसूर युद्ध में संधि होती है। हैदर अली इसमें मारा जाता है युद्ध में लड़ता हुआ। पोल्टोनोवा के युद्ध में शायद वो मारा जाता है। कार्नवालिस उस समय शायद आ गए थे। 1784 में ये संधि होती है। कार्नवालिस थे, वार्न हेस्टिंग्स आए 1786 में आए थे कार्नवालिस। उसके बाद फिर तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध होता है, चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध होता है, और मैसूर को 1799 में विलय कर लिया जाता है। ठीक है, मद्रास प्रेसिडेंसी बना दी जाती है 1801 में। फिर आंग्ल मराठा युद्ध चल रहा था 1775 से 1782। मराठों से भी संघर्ष चल रहा था, मैसूर से भी संघर्ष चल रहा था, बंगाल पर नियंत्रण कर लिया था। फिर लगभग कह सकते हैं 19वीं सदी में, मतलब 1800 के आसपास यूरोप में जो है क्रांति हो गई थी, औद्योगिक क्रांति हो गई थी। औद्योगिक क्रांति होने से फिर क्या हुआ, जो नए व्यापारी घराने थे वो स्थापित हो गए थे, उद्योगिक केंद्र स्थापित हो गए थे। अब जब उद्योग केंद्र स्थापित हो गए, फैक्ट्री स्थापित हो गई, तो उनके लिए एक तो कच्चा माल की ज़रूरत थी और दूसरा उनके लिए एक बाज़ार चाहिए था। बाज़ार चाहिए था, तो जो वहाँ के उद्योगपति थे उन्होंने ब्रिटिश संसद पर दबाव डाला कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी को आपने एक अधिकार दे रखा है भारत से व्यापार करने का, उसको समाप्त करो, क्योंकि हमें भी बाज़ार चाहिए ब्रिटेन में। तो वो ब्रिटेन में अपना बाज़ार चाहते थे, इसीलिए उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी के एक अधिकार को समाप्त करने के लिए ब्रिटिश संसद पर दबाव डाला। और ब्रिटिश संसद ने 1813 में चाय और चीनी के साथ व्यापार को छोड़ते हुए उनके समस्त व्यापारिक एक अधिकार को समाप्त कर दिया था। हालांकि दबाव 1793 में भी पड़ा था। 1793 के एक्ट में 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया था। 1813 में चाय और चीन के साथ जो व्यापार था उसको छोड़कर बाकी एक अधिकार को समाप्त कर दिया। अब ब्रिटेन की और कंपनियां भी भारत में आकर व्यापार कर सकती थी। 1833 में संपूर्ण व्यापारिक एक अधिकार को समाप्त कर दिया, और जो कंपनी थी अब उसका काम जो है वो व्यापार से हटके प्रशासन पर केंद्रित करना रह गया। वो भारत की प्रशासन को देखती रहती थी। इसके बाद 1853 का एक्ट आएगा। 1853 के एक्ट में ये कहा गया कि जो कंपनी है, 1853 के एक्ट में ये प्रावधान थे, जो कंपनी है उससे कभी भी ब्रिटिश की जो सरकार है, ब्रिटिश जो क्राउन है, वो कभी भी अपना शासन, भारत का जो शासन है उसको अपने आप अधीन ले सकती है। इसके बाद आपने सुना होगा कि 1857 की क्रांति हो गई, जिसके बहुत सारे कारण थे। वही राजनीतिक कारण, सामाजिक कारण, आर्थिक कारण, बहुत सारे कारण थे। सैनिक कारण थे, तत्कालीन कारण थे। राजनीतिक कारण वही थे, बहुत सारे जो देसी रियासतें थी हमारी, जो देसी राजा थे, और जैसे डलहौजी की नीतियाँ रही हैं, और कह सकते हैं सहायक संधि रही है। इन सब प्रावधानों के अनुसार जो है बहुत सारे राजाओं का विलय कर लिया गया था, अवैध रूप से विलय किया गया था एक तरीके से। तो राजा बहुत कह सकते हैं ब्रिटिश सरकार के खिलाफ हो गए थे। किसान खिलाफ थे, बुरा जैसब की दर बहुत ज़्यादा थी, मजदूर खिलाफ थे, औद्योगिक केंद्र स्थापित होने के कारण भारत के हस्तशिल्प उद्योग का पतन हो गया था। ऐसे बहुत सारे रीजन थे। ये सब हिस्ट्री के टॉपिक हैं, मैं इसलिए इन पे ज़्यादा नहीं बोलना चाह रहा हूँ। वैसे ऐसे ही आपको एक बैकग्राउंड बनाने का प्रयास कर रहा हूँ। राजनीतिक कारण, आर्थिक कारण, सामाजिक कारण ये थे कि ब्रिटिश समय समय पर बहुत सारे अधिनियम लेके आए थे, जैसे सती प्रथा अधिनियम, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम। तो इनसे क्या हुआ था, जो कट्टर हिंदू थे या कह सकता हूँ जो संवेदनशील हिंदू थे, उच्च वर्ण के जो हिंदू थे, वो इनसे नाराज हो गए थे, ब्रिटिश सरकार थे। और सैनिक कारण वही थे कि उनको वेतन जो था भारतीय सैनिकों को ब्रिटिशों के बराबर नहीं दिया जाता था। इसके अलावा उनको समुद्र पार व्यापार करने, समुद्र पार युद्ध लड़ने के लिए भेजा जाता था। और उस समय ऐसी अवधारणा प्रचलित थी कि भाई समुद्र पार जो जाना
धर्म के खिलाफ है। ये सब बातें उन पर पाबंदी लगाई जाती थी कि आप कड़ा नहीं पहन सकते, पगड़ी नहीं पहन सकते, तिलक नहीं लगा सकते, यानी कि टीका नहीं लगा सकते। तो सैनिकों में कहीं ना कहीं असंतोष था, बेचैनी वाले कारतूस, तो बहुत सारे रीज़न है। 1857 क्रांति जब हो गई तो 1857 क्रांति होने के बाद एक मोड़ आता है भारतीय इतिहास में, जिसका तुरंत क्या मतलब जिसके बाद ऐसा प्रावधान हुआ कि इससे पहले तो कंपनी के हाथ में भारत का शासन था, और जैसी 1857 क्रांति होती है उसके बाद कंपनी का शासन तुरंत ब्रिटिश क्राउन के हाथ में आ जाता है। अब ब्रिटिश क्राउन ने डायरेक्टली अपने हाथ में ले लिया। अब इससे पहले बोर्ड ऑफ कंट्रोल और जो कंपनी के निदेशक मंडल था वो सब शासन चला रहे थे। अब क्या हुआ, वो सब खत्म कर दिया और अब कंपनी जो भारत का शासन है उसको ब्रिटिश सरकार सीधा चलाने लगी। एक नए पद का सृजन किया था जिसका नाम था भारत सचिव। उसको सहायता देने के लिए 15 सदस्यों की एक परिषद भी बनाई, और इसमें परिषद जो है उनको सलाह देती थी सचिव को। सचिव के अंडर में यहाँ पर गवर्नर जनरल होता था, संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल तो विलियम बेंटिंग को बनाया गया था। उसके बाद फिर गवर्नर जनरल का नाम बदलकर वायसराय कर दिया गया था। तो ये सब उसको भारत का शासन देखते थे, ब्रिटिश सरकार सीधा भारत पर नियंत्रण रखी थी। फिर 1858 का एक्ट ये आया। 1858 के एक्ट के बाद 1861 का एक्ट आएगा। 61 के बाद 1892 का एक्ट आएगा। 92 के एक्ट में कुछ मतलब चुनाव प्रक्रिया की चर्चा होगी, चुनाव शब्द का यूज तो नहीं होगा। और 1909 का एक्ट आएगा, पार्लियामेंट्री सुधार पड़ा होगा, भारत परिषद अधिनियम 1909। फिर 1919 का एक्ट आएगा, 1909, 1919, 1935, जिसका हमारे संविधान में बहुत ज़्यादा कह सकता हूँ सबसे ज़्यादा किसी स्रोत का प्रभाव है तो 1935 के एक्ट का प्रभाव है। फिर 1947 का भारत स्वतंत्रता अधिनियम जो है ये आएगा। तो यही सब है जो सारे एक्ट हैं, इनमें हमें थोड़ा थोड़ा सा देखना है, ज़्यादा नहीं देखना, इतना डीपली नहीं जाना है, क्योंकि ये प्रीलिम्स के पॉइंट से या प्रीलिम्स के एग्जाम को ध्यान में रख के ही जरूरी है। जैसे कि भारत का संवैधानिक विकास है तो हम सबसे पहले देखेंगे कंपनी के शासन के अधीन। यानी कि अब मैं आपसे जो अधिनियम या एक्ट पे बात करूँगा वो होंगे जो कंपनी का भारत पर शासन चल रहा था तो उस समय ब्रिटिश सरकार के द्वारा जो राजनीतिक सुधार किए गए या जो राजनीतिक अधिनियम लेके आए, राजनीतिक अधिनियम जो लाए गए उनके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो कंपनी के शासन के अधीन यानी कि 1765 से लेकर 1858 के बीच के जो एक्ट हैं, जब भारत पर 1765 से 1858 तक ब्रिटिश जो कंपनी थी ईस्ट इंडिया कंपनी उसका शासन था, उसके शासन काल के दौरान जो ब्रिटिश सरकार के द्वारा अधिनियम लाए गए, कानून लाए गए या एक्ट लाए गए, उनके जो महत्वपूर्ण एक्ट हैं और उनके जो प्रावधान हैं उन सब के बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे महत्वपूर्ण जो एक्ट है, सबसे पहला ब्रिटिश सरकार के द्वारा जो एक्ट लाया गया था कंपनी शासन के अधीन, वो लाया गया था 1773 का एक्ट। 1773 के एक्ट को हम रेगुलेटिंग एक्ट कहते हैं। जैसा कि नाम से ही पता चलता है कि रेगुलेट का मतलब क्या होता है, विनियमित करना या नियमन करना। ठीक है, विनियमन करना, नियंत्रित करना। ठीक है, रेगुलेटिंग एक्ट कब लाया गया? 1773 में। अब सिंपल सा सवाल ये उठ सकता है कि भाई रेगुलेटिंग एक्ट लाया क्यों गया? कोई भी आपके मन में जिज्ञासा आती है, कोई भी क्वेश्चन आता है तो उसका हमें सिंपल से जवाब ये अपने आप से जवाब करना चाहिए, अपने आप से उसका क्रॉस क्वेश्चन करना चाहिए, अपने आप से क्वेश्चन करना चाहिए कि रेगुलेटिंग एक्ट लाया क्यों गया था, इसकी जरूरत क्या पड़ी थी। तो रेगुलेटिंग एक्ट लाया गया था, जैसा कि इसके नाम से ही पता चलता है, कंपनी को नियंत्रित करने के लिए ब्रिटिश सरकार द्वारा 1773 में ये लाया गया था। कंपनी को नियंत्रित क्यों करना था? जैसा कि मैंने अभी बताया, कंपनी ने 1773 की बात है, 1765 में बंगाल पर नियंत्रण कर लिया, मैसूर के साथ युद्ध चल रहा था, मराठों के साथ संघर्ष, तो कंपनी व्यापार के रास्ते से कहीं ना कहीं भटक रही थी और राजनीतिक गतिविधियों में ज़्यादा हस्तक्षेप कर रही थी। तो ब्रिटिश सरकार ने कंपनी को रेगुलेट करने के लिए ये एक्ट लेकर आया, कंपनी को नियंत्रित करने के लिए। कंपनी की जो राजनीतिक गतिविधियां हैं वो बढ़ गई थी, उनको नियंत्रित करने के लिए इस एक्ट को लाया गया था, 1773 का एक्ट। अब इसके प्रावधान बहुत सारे हैं, लेकिन हमको मात्र इसके 2 से 3 प्रावधानों पर नज़र डालनी है, उनको ही याद रखना है, फिल्म्स के लिए वो बहुत ज़रूरी है। सबसे महत्वपूर्ण प्रावधान, 1773 के एक्ट के द्वारा कलकत्ता में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई। क्वेश्चन पूछा जाए कि किस एक्ट के द्वारा कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना हुई थी? 1773। ये तो एक्ट है, लेकिन कब हुई थी? 1774 में। स्थापना 74 में हुई थी, एक्ट 73 में लाया गया था। ये तो उच्चतम न्यायालय स्थापित हो गया। इसके बाद दूसरा, इससे पहले क्या होता था,
जो कंपनी की इकाइयाँ थी, एक बम्बई इकाई थी, एक मद्रास थी और एक बंगाल थी। कह सकते हैं इकाइयों को प्रेसिडेंसी। प्रेसिडेंसी तो आगे जाके बनी थी, लेकिन हम अभी भी इनके लिए यूज कर सकते हैं प्रेसिडेंसी शब्द, ठीक है। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी उसकी 3 यूनिट थी, 3 प्रेसिडेंसियाँ थी। एक बम्बई प्रेसिडेंसी, एक बंगाल प्रेसिडेंसी और एक मद्रास प्रेसिडेंसी थी। इन तीनों प्रेसिडेंसियों के ऊपर एक एक गवर्नर होता था। मद्रास प्रेसिडेंसी को जो लीड करता था वो मद्रास गवर्नर होता था, बम्बई गवर्नर और एक बंगाल गवर्नर। इन सब तीनों को अलग अलग काम करने में स्वतंत्रता मिली हुई थी। ईस्ट इंडिया कंपनी की ही तीनों यूनिट थी, लेकिन ये अपने अपने क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से कार्य करती थी। इनका आपस में इनसे कोई लिंक नहीं था। अब से पहले 1773 के एक्ट से पहले, जब 1773 का एक्ट लाया गया तो बंगाल का जो गवर्नर है उसका नाम बदल कर दिया गया बंगाल का गवर्नर जनरल। गवर्नर तो तीनों के होते थे, लेकिन बंगाल के गवर्नर को कुछ विशेष शक्ति दे दी गई और उसका नाम बदल दिया गया बंगाल का गवर्नर जनरल, उसका नाम हो गया। अब शक्ति क्या दे दी गई? अब बंगाल के गवर्नर जनरल को यह अधिकार दे दिया गया कि वो तीनों प्रेसिडेंसियों का निरीक्षण करेगा, तीनों को अपने अधीन रखेगा। तीनों प्रेसिडेंसियां जो है बंगाल के गवर्नर जनरल के निर्देशन में काम करेंगी। जैसे वो निर्देश देगा, उसके निरीक्षण में, उसके नियंत्रण में इन पे तीनों प्रेसिडेंसियों को काम करने का अधिकार दिया गया था 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में। कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना 1774 में हुई थी, लेकिन एक्ट आया था 1773 में। और तीनों प्रेसिडेंसियों को नियंत्रित करने के लिए बंगाल के गवर्नर का नाम बदलकर बंगाल का गवर्नर जनरल कर दिया गया और उसे नियम बनाने, विधि बनाने का भी अधिकार दे दिया गया। लेकिन बंगाल के गवर्नर जनरल को जो कानून वो बनाता था, वो सुप्रीम कोर्ट जो 1774 में स्थापित होना था उसके अधीन रखकर उसको रजिस्ट्रेशन या रजिस्टर्ड कराना आवश्यक था। तो प्रावधान हो गए, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना, बंगाल गवर्नर का नाम बदलकर गवर्नर जनरल, उसको शक्ति दे दी गई। मद्रास और बम्बई प्रेसिडेंसियों को भी अपने अधीन रखा गया, उनका वो नियंत्रण करता था, निरीक्षण करता था और उसको सहायता देने के लिए 4 सदस्य की एक कार्यकारी परिषद की भी स्थापना की गई, जो गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद या कार्यपालिका बोली जाती थी। उसमें 4 सदस्य होते थे, ठीक है। 2 प्रावधान ये हो गए। एक तीसरा प्रावधान ये लाया गया, जो कंपनी के कर्मचारी थे, जो कंपनी के अधिकारी थे, उनके द्वारा जो कार्य किए जाते थे उनको सुप्रीम कोर्ट के नियंत्रण में या उसके अधीन रख दिया गया। अब कंपनी का कोई भी कर्मचारी कुछ भी कार्य करेगा या मान लो वो कोई रिश्वत मांगता है, उसका पूरा देख रेख जो है वो सुप्रीम कोर्ट के अंडर में आ गई थी, जो सुप्रीम कोर्ट 1774 में कलकत्ता में स्थापित होना था, ठीक है। वो उनके निर्देशन में या उनकी देखरेख कर सकता था, उनके मामलों की जांच कर सकता था, कंपनी के कर्मचारी या उनके कार्यों के मामलों की जांच कर सकता था। और कंपनी के जो कर्मचारी हैं उनको रिश्वत लेना, उपहार लेना, इन सब बातों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। ये इसमें चौथा हम प्रावधान लिख सकते हैं। तो 4 प्रावधान बताए, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना, बंगाल का गवर्नर जनरल, 4 सदस्य उसकी एक कार्यकारी परिषद की स्थापना हुई थी और जो उसको सलाह एवं सहायता देती थी विधि बनाने में, और जो विधि हैं वो इन सब पर लागू होती थी, इन सब के लिए वो कानून बनाता था। मद्रास प्रेसिडेंसी इन सब पर वो नियंत्रण वगैरह करता था। और कंपनी के जो कार्य हैं सुप्रीम कोर्ट के अधीन कर दिया गया। जब बंगाल का गवर्नर जो है वो गवर्नर जनरल कानून बनाएगा तो सुप्रीम कोर्ट के अधीन उनको रखकर रजिस्टर कराएगा। कंपनी के जो कर्मचारी हैं उनको रिश्वत लेने पर, उपहार लेने पर प्रतिबंध लगा दिया गया, ठीक है। अब एक और प्रावधान था इसमें जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। 5वां प्रावधान इसमें एक ये था कि जो ब्रिटिश सरकार है उसको समय समय पर कंपनी को अपने राजस्व और राजनीतिक मामलों की एक प्रतिलिपि या कह सकते हैं एक कॉपी उनको देनी पड़ेगी ब्रिटिश संसद को, ताकि वो ये जान सके कि कंपनी राजनीतिक गतिविधियों में लिप्त तो नहीं हो रही है, ठीक है। तो कंपनी को अपने राजस्व संबंधी मामलों की जानकारी, सैन्य मामलों की जानकारी समय समय पर ब्रिटिश सरकार को देनी होती थी, उसकी एक प्रतिलिपि ब्रिटिश सरकार के समक्ष रखनी होती थी। ये इतने महत्वपूर्ण प्रावधान इसमें किए गए थे 1773 के एक्ट में। ये तो मान लो सवाल आएगा कि सर देखो स्टेट पीसीएस में आ सकता है, 1773 के एक्ट की प्रमुख प्रावधानों पर चर्चा कीजिए, टिप्पणी कीजिए, कुछ भी कीजिए। अब इसकी कमियां क्या थी? 1773 के एक्ट में लाया तो कह सकता हूँ कि कुछ अच्छा प्रावधान के उद्देश्य से, कुछ अच्छा करने के उद्देश्य से लाया गया था, लेकिन इसमें कुछ कमियां भी निहित हो गई थी। अब उन कमियों की बात करूंगा कि वो कमियां कौन कौन सी थी। तो पहली जो इसमें कमी थी वो ये थी, नंबर 1 कि इसने
गवर्नर जनरल और सुप्रीम कोर्ट के मध्य संघर्ष की स्थिति पैदा कर दी थी। वो कैसे कर दी थी? जैसा भी मैंने पीछे बताया कि सुप्रीम कोर्ट को कंपनी के कर्मचारियों के जो कार्य हैं उनके नियंत्रण में, उन सबको सुप्रीम कोर्ट के नियंत्रण में ला दिया गया था। अब कंपनी के कर्मचारियों के कार्य जब सुप्रीम कोर्ट के नियंत्रण में आ गए तो गवर्नर जनरल और सुप्रीम कोर्ट के जो क्षेत्र अधिकार हैं उनमें आपस में क्या होने लगा, उनमें आपस में टकराव होने लगा। सुप्रीम कोर्ट और गवर्नर जनरल के जो क्षेत्र अधिकार है उसको इस एक्ट में परिभाषित नहीं किया गया स्पष्ट रूप से, कौन से अधिकार सुप्रीम कोर्ट के हैं, कौन से अधिकार गवर्नर जनरल के हैं। गवर्नर जनरल और सुप्रीम कोर्ट के अधिकार क्षेत्र जो है वो स्पष्ट रूप से परिभाषित ना होने की स्थिति में गवर्नर जनरल और सुप्रीम कोर्ट के बीच तनाव की स्थिति हो गई, उनमें संघर्ष की स्थिति पैदा हो गई। पहला इसकी कमी ये थी। दूसरी इसकी कमी ये थी, जो गवर्नर जनरल को कानून बनाने में या विधि बनाने में सहायता देने के लिए 4 सदस्यीय कार्यकारी परिषद की स्थापना की गई थी, उसमें जो डिसीजन होता था, जो निर्णय लिया जाना था, बहुमत के आधार पर लिया जाना था। लेकिन बराबर रहने की स्थिति में या 3 सदस्य यदि एक तरफ हो जाते थे तो गवर्नर अपने निर्णय को लागू नहीं करा सकता था। और अधिकांश ये देखा गया है कि वारेन हेस्टिंग के समय वो उसको इस स्थिति का बहुत ज़्यादा सामना करना पड़ा था। अधिकतर जो उसके सदस्य थे वो उसके विपक्ष में ही रहे थे, तो उनमें परिषद की जो सदस्य है उसमें आपस में टकराव की स्थिति हो गई थी। गवर्नर जनरल के पास अपने निर्णय को लागू करने के लिए कोई वीटो पावर नहीं थी और परिषद के निर्णय को रद्द करने के लिए वीटो पावर या कोई विशेष अधिकार उसको दिया नहीं गया था। दूसरा इसकी कमी ये थी। तीसरी कमी इसकी क्या थी? तीसरी कमी इसकी ये थी, जो मद्रास, बम्बई और बंगाल प्रेसिडेंसियाँ थीं, इनके लिए कानून या विधि या नियम बनाने का अधिकार बंगाल के गवर्नर जनरल को दिया गया था। तो बंगाल के गवर्नर जनरल ये अपेक्षा करता था कि जो मेरे द्वारा बनाए गए कानून हैं वो मद्रास के और बम्बई के जो गवर्नर हैं वो उनका पालन करें, उनसे ये उम्मीद की जाती थी। और बंगाल का गवर्नर जनरल मद्रास और बम्बई के गवर्नर जनरल से ये उम्मीद रखता था कि आप किसी भी युद्ध और संधि समझौता से बचें, केवल व्यापारिक बातों पर या व्यापारिक मुद्दों पर अपना ध्यान केंद्रित करें। कंपनी का उद्देश्य व्यापार करना है, विस्तार करना नहीं है। और उसमें एक अपवाद ये था कि आपातकालीन परिस्थितियों में ही कंपनी जो है आपको राजनीतिक गतिविधियों में शामिल होना चाहिए। लेकिन क्या होता था, मद्रास और बम्बई के जो गवर्नर हैं इस आपातकालीन स्थिति शब्द का जो प्रयोग हुआ था इसी का बहाना बनाकर बार बार युद्ध में कंपनी की जो इकाइयां हैं, यूनिट हैं, उनको शामिल करने का काम करते थे। तो उनमें कहीं ना कहीं आपस में जो मद्रास और बम्बई के गवर्नर थे वो बंगाल के गवर्नर जनरल के निर्णय को लेकर, उसकी बातों को लेकर कह सकता हूँ असहमति थी, उनमें भी आपस में विरोध था। एक मैंने 1773 के एक्ट में सबसे लास्ट में प्रावधान बताया था कि ब्रिटिश सरकार को समय समय पर यहाँ पूरे शासन की जो जानकारी है, यहाँ की जो सैन्य और राजनीतिक जानकारी है, राजस्व संबंधी जानकारी है, कंपनी को ब्रिटिश सरकार को देनी होती थी। समय समय पर उसकी एक प्रतिलिपि देनी होती थी। परंतु कंपनी तो प्रतिलिपि देती थी, ब्रिटिश सरकार के पास उसके लिए कोई व्यवस्था नहीं थी जो रेगुलर उसको देखे, उसकी प्रतिलिपि को जांच करे। प्रतिलिपि जाती थी लेकिन संसद में वो ऐसे ही फाइलों में दब जाती थी, उस पर कोई ध्यान, कोई विचार, कोई निर्णय नहीं लिया जाता था, ना उस पर कोई मंथन चिंतन, कुछ नहीं किया जाता था। ठीक है, तो इसके लिए एक शब्द यूज कर सकते हैं कि 1773 का एक्ट जो है वो ब्रिटिश सरकार का जो संसदीय नियंत्रण है वो इस पर लागू नहीं हो चुका, वो अप्रभावी रहा, हम ऐसा कह सकते हैं। तो 1773 के एक्ट की कमियां ये हो गई, इसके प्रावधान ये हो गए। अब एक दूसरा एक्ट आता है जिसका नाम होता है 1781 का एक्ट। ये तो 1773 का एक्ट है। एक दूसरा एक्ट आता है जिसको बोलते हैं 1781 का एक्ट। ऊपर वाले एक्ट का नाम है रेगुलेटिंग एक्ट और इसको बोलते हैं हम बंदोबस्त कानून, भी इसका नाम देते हैं। हालांकि 1781 का जो एक्ट था वो एक संशोधन एक्ट था। संशोधन एक्ट क्यों था? सबसे पहले वही सवाल, भाई 1781 का एक्ट क्यों लाया गया था, क्या जरूरत थी इसकी? तो 1781 का एक्ट लाए जाने का कारण 1773 के एक्ट में नहीं था। क्यों? 1773 के एक्ट में कुछ ऐसी कमियां थी जो मैंने अभी आपको जस्ट पहले बताई हैं। इन कमियों को दूर करने के लिए 1781 का एक्ट लाया गया था। 1781 का एक्ट क्या था? 1773 की जो कमियां हैं उन्हीं को दूर करने के लिए एक संशोधन एक्ट था, इसको 1781 में पारित किया गया था। इस एक्ट में क्या प्रावधान थे? प्रावधान बहुत सारे थे, लेकिन जो हमारे काम का वो महत्वपूर्ण प्रावधान ये था कि इसमें सुप्रीम कोर्ट और
गवर्नर जनरल के बीच जो विवाद चल रहा था, जो तनाव और संघर्ष की स्थिति बनी हुई थी, उसको इस एक्ट के माध्यम से दूर कर दिया गया। अब सुप्रीम कोर्ट और गवर्नर जनरल के जो क्षेत्र थे, क्षेत्र अधिकार थे, वो स्पष्ट कर दिए गए और कंपनी के जो कर्मचारियों के कार्य हैं सुप्रीम कोर्ट के क्षेत्र अधिकार से उन्हें बाहर कर दिया गया। एक प्रावधान ये था। दूसरा प्रावधान इसमें ये था, जो उच्चतम न्यायालय है, सुप्रीम कोर्ट था कलकत्ता का, कलकत्ता के निवासियों को सुप्रीम कोर्ट की परिधि में, उसकी जो शक्तियाँ हैं संपूर्ण कलकत्ता को उसकी परिधि में, सुप्रीम कोर्ट की परिधि में ला दिया गया। और यह भी प्रावधान किया गया कि हिंदुओं के लिए हिंदू कानून लागू होंगे और मुस्लिमों के लिए उनके, यानी कि पर्सनल लॉ बोल सकते हैं इसको। कलकत्ता कानून में ये प्रावधान लाया गया, जो कलकत्ता सुप्रीम कोर्ट था उसमें ये प्रावधान किया गया 1781 के एक्ट के आधार पर या संशोधन एक्ट के आधार पर, मुस्लिमों के जो विवाद आएंगे मुस्लिम धर्म से संबंधित, उनका जो डिसीजन होगा, उनका जो निर्णय ले जाएंगे वो मुस्लिम कानून के आधार पर, और हिंदुओं से संबंधित जो विवाद आएंगे उनका जो निर्णय लिया जाएगा वो हिंदुओं के कानून के आधार पर जाएगा। दो महत्वपूर्ण प्रावधान इसमें यहाँ पर हैं। ठीक है, अब यहाँ से एक संविधान से जुड़ा हुआ बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसकी पृष्ठभूमि हमको 1781 के एक्ट में दिखाई देती है, सेपरेशन ऑफ पावर। आप इंडिया का जब संविधान पढ़ेंगे आगे चल के, पूरा संविधान की शक्तियाँ पढ़ेंगे, न्यायपालिका और कार्यपालिका के बीच में जो पृथक्करण का सिद्धांत है, सेपरेशन ऑफ पावर, क्योंकि आर्टिकल 50 में कहा गया है कि कार्यपालिका और विधायिका, न्यायपालिका, इन सब की भी शक्तियों का विभाजन किया जाएगा, ये आर्टिकल 50 में कहा गया है। तो उसकी जो पृष्ठभूमि है वो हमको कहाँ दिखाई देती है, 1781 के एक्ट में दिखाई देती है। 1781 के एक्ट में ही ये प्रावधान किया गया था पहली बार कि जो कार्यपालिका और न्यायपालिका है उनके बीच शक्तियों का विभाजन किया था। स्पष्ट रूप से नहीं लिखा है, लेकिन हम देख सकते हैं। कैसे देख सकते हैं? कार्यपालिका कौन है? गवर्नर जनरल। गवर्नर जनरल और उसकी कार्यकारी जो परिषद है वो तो होगी कार्यपालिका। न्यायपालिका कौन है? सुप्रीम कोर्ट। तो इनके जो क्षेत्र अधिकार है उनको स्पष्ट कर दिया गया, इनके मध्य, इनकी शक्तियों के मध्य अलगाव कर दिया गया। और अलगाव करने का कारण क्या है? मतलब अलगाव करने का अर्थ क्या है? सेपरेशन ऑफ पावर, शक्तियों का पृथक्करण का सिद्धांत यहाँ पे लागू कर दिया गया। 1781 के एक्ट में यही दो प्रावधान है। ठीक है, 1784 का एक्ट थोड़ा बड़ा है, मैं सोचता हूँ कि उस पर फिर मैं आगे लेक्चर में बता दूंगा। हालांकि उसमें कुछ नहीं है। 1784 के एक्ट में कंपनी के व्यापारिक और जो राजनीतिक अधिकार है उनको अलग कर दिया गया है। कुछ चेंज इंग्लैंड में किए गए हैं, कुछ चेंज इंडिया में किए हैं, तो मैं अगली वीडियो में ये सब बताने वाला हूँ। मैं ये चाहता हूँ कि थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे ही हमारी समझ में आए। देखो, आपको जो पढ़ना है वो पढ़ें, लेकिन आप वीडियो को एक बार देखेंगे तो मैं सिंपल लैंग्वेज में कोई भी कठिन वर्ड का यूज नहीं कर रहा हूँ। आपका जो रिवीजन है उसके लिए बहुत अच्छा माध्यम बन सकती है। ठीक है, तो भाई देखते रहिए, पूरी कोशिश करूँगा मैं ऐसे ही लेक्चर लाता रहूँ। और पॉलिटी का अभी मैं थोड़ा कम ही, थोड़ा वीडियो का जो ड्यूरेशन है वो कम कर रखा हूँ। या लगभग मैं चाहता हूँ कि 1 से 1.5 घंटे तक मेरा लेक्चर चले, क्योंकि छोटे लेक्चर में मज़ा नहीं आता जब तक बड़ा लेक्चर नहीं चलता हो। ठीक है, तो कोशिश करूँगा कि मैं इसकी जो ड्यूरेशन टाइम है इसको बढ़ा दूँ। थैंक यू। ओके।